हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो आपके आगामी पर्सन जितने भी आने वाले पेपर हैं उनके लिए बहुत अच्छे होंगे और इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, इनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आज का नया टॉपिक है सल्तनत काल। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सल्तनत काल को। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, सल्तनत काल मतलब दिल्ली शासन। सल्तनत काल सल्तनत काल को मैं बोल सकता हूँ दिल्ली शासन या दिल्ली का शासन काल। बहुत अच्छे से समझना है, दिल्ली का शासन काल। बात समझ में आई दोस्तों। तो सल्तनत काल या दिल्ली का शासन काल, इसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, वंश के बारे में पढ़ेंगे कि किस वंश के बारे, सभी वंश के बारे में क्या है जानकारी पढ़ेंगे कि किस वंश के योद्धा ने किसने क्या किया है और कौन सी इमारत या कौन सी उपाधि ली है या कौन सा उसने क्या करा है, युद्ध लड़ा है। ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, आपने सुनी भी हो चाहे, गुड़ खा तसले में। ये आपकी ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चल के दोस्तों, ध्यान रखना। तो इस गुड़ से ध्यान रखना क्या बनेगा, गुलाम वंश। कौन सा वंश बनेगा, गुलाम वंश बनेगा। खा से कौन सा बनेगा भाई, खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। फिर तय से बनेगा दोस्तों तुगलक वंश। फिर सै से बनेगा दोस्तों सैयद वंश। इस लय से बनेगा दोस्तों लोधी वंश। और इसमें से बनेगा दोस्तों मुगल वंश। बहुत अच्छे से समझेंगे, ये सीरीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। गुड़ खा तसले में, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो गुड़ से कौन सा बनेगा, गुलाम वंश। खा से बनेगा खिलजी वंश। तय से बनेगा तुगलक वंश। तय से बनेगा सैयद वंश। लय से बनेगा लोधी वंश। और मैं से बनेगा मुगल वंश। ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है, वंश है जो दिल्ली सल्तनत में आएंगे। इसको आप बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, सबसे पहले लेके चलेंगे किसको, गुलाम वंश को। ये ट्रिक है, आप याद रखें, आपका जो पैट के एग्जाम है उनमें आती है। एसआई लेवल की जितनी भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें भी ये तुम्हारे काम आएंगे, क्रम लगाने के लिए आएंगे कि आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, यानी कि घटते हुए क्रम में लगाओ या बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, या पहले कौन सा वंश आया था उसके बाद कौन सा वंश आया था। ये सब चीजें आप बहुत ध्यान से रखें। अगला टॉपिक देखो। तो अगला टॉपिक है, सबसे पहले लेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, ध्यान रखना। गुलाम वंश का दूसरा नाम है, ध्यान रखे भाई दोस्तों, मामलूक वंश। मामलूक वंश भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, मामलूक वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो इसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश किस लिए इसका नाम पड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था, ये किसका गुलाम रहा, तो ये ध्यान रखना, ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। ये किसका गुलाम था भाई दोस्तों, मोहम्मद गोरी का। तो गोरी जब क्या था, पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कहां पर ले गए थे, गोड़ ले गए थे। तो यहाँ पर दिल्ली पर शासन करने के लिए किसे छोड़कर गए थे, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के गए थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या ने जो यहाँ पर रहकर जो स्थापना करी एक नए वंश की, उस वंश का क्या नाम रखा, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत से नाम है जो इसके दूसरे नाम है। इसके जो उपनाम है ये भी ध्यान से देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। उपनाम, उपमा मतलब दूसरे नाम है ना, ध्यान रखना। तो दूसरे नाम मतलब दूसरा नाम इसका क्या था, लाख बख्श, पील बख्श। लाख बख्श, पील बख्श, ये इसके क्या है भाई, नाम है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। एक नाम इसका और आता है कुरान खा।
कुरान खां भी क्या है, इसी का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसका बहुत अच्छे ध्यान रखें दोस्तों कि गुलाम वंश को क्या बोला जाता है, मामलुक वंश भी इसको बोला जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नाम गुलाम वंशी क्यों रखा था, तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ध्यान रखना एक बात और ध्यान से रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र ऐसा शासक था जो कभी गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर नहीं बैठा। ध्यान रखना, हमेशा इसने क्या रखा, उस गद्दी को हमेशा खाली रखा। उस पर एक मूर्त बना रखी थी, किसकी, गौरी की। इसको ये था कि कभी भी क्या है, मोहम्मद गौरी क्या है वापस लौट के आएंगे। लेकिन आपको इतिहास पता ही है कि मोहम्मद गौरी किसको ले गए थे अपने साथ में, किस भारतीय को ले गए थे, तो वे कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर उनका क्या वर्ण भेदभाव द्वारा उनका क्या कर दिया गया था, वध कर दिया गया था। ये आपको सबको पता ही है ना, ध्यान रखें इस चीज को। तो एकमात्र ऐसा शासक था जो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था, वो कभी गद्दी बैठा ही नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। तो गुलाम वंश के लिए अगर देखेंगे दोस्तों, तो लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, कुरान खां मतलब कुरान को पढ़ने वाला। ये इसका ध्यान रखना, किसके लिए कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक चीज और है कि इसने जो है स्थापत्य कला में अगर हम आए, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में इसने क्या रखा था, कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये कार्य क्या रहा, अधूरा। इसको जो कार्य को जो पूर्ण कराया था, कार्य जो पूर्ण कराया था वो किसने कराया था, वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने कराया था कार्य पूर्ण, इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा जाता है कि किसकी याद में रखी थी, इसके गुरु थे, ध्यान रखना, उसका नाम था कुतुब बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने क्या रखी थी, इसकी नींव रखी थी, जिसको क्या कहा गया आज के टाइम में, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का कार्य उस टाइम चल ही रहा था, तीसरी मंजिल के लगभग क्या है कार्य चल रहा था। उस समय क्या हो गया था, कुतुबुद्दीन के ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक चीज और है, ध्यान से समझेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, 2.5 दिन का नामक एक क्या बनाई गई थी, मस्जिद बनाई गई थी। जो किसने बनाई थी, तो वो किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाई थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करा था मात्र कितने दिन में, 2.5 दिन, यानी कि 2.5 दिन में इसको क्या कर दिया था, तैयार कर दिया गया था। लेकिन वास्तव में जो बताया जाता है, ये जो वास्तविकता है, जो वास्तव में ये जो क्या है, तो ये वास्तव में ध्यान रखना ये क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत क्या था, विश्वविद्यालय था। संस्कृत विद्यालय जो बनवाया था, किसने बनवाया था, तो ध्यान रखना ये बनवाया था विग्रहराज ने। विग्रहराज प्रथम ने बनवाया था। इसका ध्यान रखें दोस्तों बहुत ध्यान से कि ये जो था संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसे आज 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद कहा जाता है, वो कभी पुराने टाइम में क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। जो किसने बनवाया था, एक राजा हुए विग्रहराज। तो उन्होंने, विग्रहराज प्रथम ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक, वास्तव में तो ये है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बना दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखें इसका। आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें देखेंगे इसकी मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते हुए। चौगान खेलते हुए इसकी क्या हो गई थी, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। चौगान जो है घोड़े से खेला जाता है, जैसे आज के टाइम में क्या बोलता है, पोलो बोला जाता है ना, पहले से क्या बोला जाता है, चौगान बोला जाता है। घोड़े से जो है बॉल को एक मारते हैं, उसको खेल रहे थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहे थे उस समय क्या है, घोड़े से गिर गए थे और उनके सर पर क्या है, घोड़े का पैर लग गया था। तो उससे इनकी क्या होगी, तबीयत खराब हो चुकी है और उससे क्या होगी, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका ध्यान रखें, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तव में क्या था, तो वो संस्कृत विश्वविद्यालय था, जो किसने बनवाया था, विग्रहराज प्रथम ने बनवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते हुए या घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखें। इसके आगे चलेंगे। इसके बाद जो अगला शासक है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अगला शासक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के लिए क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, देखो ध्यान से बात को समझेंगे। एक तो हो गया गुलाम वंश का संस्थापक। संस्थापक का मतलब यह है कि जिसने उसकी क्या कर दी? शुरुआत कर दी, तो उसे हमने क्या बोलते हैं? संस्थापक। एक है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक यह है कि जिसने बहुत ज्यादा उसमें क्या करा हो? कार्य करा हो, उस चीज को ज्यादा बढ़ाया हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? ध्यान रखना भाई, वास्तविक संस्थापक। वो किसी भी चीज का हो, या गुलाम वंश हो, या खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, या फिर सिख वंश हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो जो वास्तविक संस्थापक होता है उसका मतलब है कि जिसने बढ़ चढ़ के इसमें क्या क्या हो? काम किया हो। और एक संस्थापक होता है, संस्थापक का मतलब है कि जिसने इसकी क्या कर दी हो? शुरुआत कर दी हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? संस्थापक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे ध्यान से। तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक कहने का मतलब यह है कि गद्दी पर बैठने वाला शासक, गद्दी पर बैठने वाला शासक। काम तो किए अच्छे, लेकिन गद्दी पर बैठने वाला शासक भी कौन था? तो वो कौन था? इल्तुतमिश। आपको पता है कि गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी नहीं बैठा। उसने तो केवल किसकी एक मूर्त लगा रखी थी? किसकी? मोहम्मद गोरी की। उसको ये इतना था कि कभी क्या है, मोहम्मद गोरी यहाँ आएंगे, वो इस सिंहासन पर बैठेंगे, उनके लिए उसने क्या छोड़ रखा था? उसको खाली छोड़ रखा। लेकिन वास्तव में अगली बार में क्या है, इल्तुतमिश उस पर क्या है? गद्दी पर बैठा, और अच्छे काम करने के कारण उसने यानी कि कुछ काम क्या है? बढ़ा दिया उसने उसको उस वंश में लेकर। तो गुलाम वंश का क्या हो गया? वो वास्तविक संस्थापक हो गया। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इसका एक काम था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी एक दल बनाया था इसने। एक दल का नाम रखा था क्या? तुर्कान ए चहलगामी, यानी कि 40 सरदारों का समूह। 40 सरदारों का समूह बनाया था एक। ध्यान रखें भाई दोस्तों, 40 सरदारों का एक समूह बनाया गया। जो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इसका बहुत अच्छे ध्यान रखें। तो इल्तुतमिश ने एक नया पद बनाया जिसे कहा गया तुर्कान चहलगामी, यानी कि 40 सरदार इसके अंदर क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। यानी कि कुछ प्रांत बनाए हुए थे, छोटे छोटे बस्तियां थी, उनमें से सब क्या थे? एक एक मुखिया चुन लिया गया था, जिन्हें क्या बोला गया था? सरदार। तो ऐसे इकट्ठा करके कितने हो गए थे? लगभग 40 हो गए थे। तो 40 के 40 को क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगामी। यानी कि अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी, या कोई भी आक्रमण होगा, या कोई बाह्य आक्रमण होगा, तो उस पर कितने लोग काम करेंगे? तो 40 के 40 लोग उस पर क्या है? काम करेंगे। उसे कहा गया तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इल्तुतमिश का मैंने आपको बता दिया कि इसने किसका कार्य पूर्ण कराया था? तो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाया था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कार्य जो पूर्ण कराया था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के लिए ध्यान रखना, 3 तरह के काम 3 लोगों का हाथ है। नंबर 1 तो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने उसकी क्या रखी थी? नींव रखी। नंबर 2 में है क्या? इल्तुतमिश, जिसने उस कार्य को पूरा कराया। फिर क्या होगा? बिजली गिरने के कारण आगे चलेगा फिरोज तुगलक होंगे, तो उनके टाइम में क्या है? उस पर बिजली गिर गई, तो उन्होंने उसको क्या करा? 5 मंजिला बना दिया। तो 3 शासकों ने इस पर काम किया है, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, और फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रखना इनका। आगे चलेंगे दोस्तों। तो इल्तुतमिश क्या है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गद्दी पर बैठने वाला शासक है। और इसने एक नया दल चलाया था जिसका नाम था तुर्कान चहलगामी, यानी 40 सरदारों का समूह। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ध्यान रखना, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद नए शासक के रूप में इनकी पत्नी ने क्या है? पदभार को संभाला था। और वो एक निर्दयी तरह की शासक थी, उसको हटा दिया गया था। एक यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया था इल्तुतमिश ने कि नमाज के वक्त, जब नमाज होगी, नमाज के वक्त बाद अगर कोई व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग करेगा तो उसके लिए तुरंत न्याय करा जाएगा। ये एक व्यवस्था बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। तो जब इसकी वाइफ ने क्या है? ज्यादा निर्दयता फैला दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान।
तो रजिया सुल्तान ने क्या है, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने खड़े होकर जब वो 40 दल समूह आया बाहर, ये 40 के 40 दल समूह बाहर आया, तो उनसे क्या करी गई, मांग की गई, किसको लेकर, अपने पद को लेकर। तो फिर उस किसको बना दिया गया था, रजिया सुल्तान को बना दिया गया था। तो अगला पद जो अगली शासिका है वो कौन है, वो है रजिया सुल्तान। पेपर के फैक्ट ही ध्यान रखें आप सब, रजिया सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका, ठीक है, ध्यान रखें। प्रथम महिला क्या है, शासिका है, कहाँ की, तो दिल्ली सल्तनत की। कहाँ की बात चल रही है भाई, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। तो दिल्ली सल्तनत की बनने वाली प्रथम महिला शासिका तो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है, ध्यान रखना इसका दोस्तों बहुत अच्छे से। ये ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। रजिया सुल्तान के बाद इसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, तो वो हुई थी कैथल में। कहाँ पर हुई थी भाई, कैथल में हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान के बाद, रजिया सुल्तान के अफेयर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं इतिहास में, लेकिन वो चीज़ें हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना। केवल इतनी बात जितनी हमें पेपर के लिए ज़रूरत है, केवल उन बातों पे ज़्यादा ध्यान देवें। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है ना, तो उसको छोड़ देवें आप। तो रजिया सुल्तान का ध्यान रखें। ऐसी ही मैं बात करूँ इल्तुतमिश की, तो उस टाइम पे भी क्या है, युद्ध हुआ था, किसका, चंगेज खां एक आदमी था, उसका युद्ध हुआ था उस टाइम पे। तो इसको जो है उसने बचाया था, भारत को बचाया था चंगेज खां से। चंगेज खां बहुत जबरदस्त शासक था, जिसे कह दे में जिस भी राज्य में वो गया समझ लो उसमें उसने नरसंहार कर दिया। ना किसी बच्चे को छोड़ा, ना किसी औरत को छोड़ा, ना किसी आदमी को छोड़ा, बूढ़ा, जानवर, यहाँ तक कि जानवर भी उसके सामने क्या है, कुछ नहीं थे, उस सबको क्या है, खाक कर देता था। उसे कहा जाता क्या, चंगेज खां। बहुत ही खतरनाक शासक हुआ इतिहास के टाइम में। अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के बाद जो नया शासक होगा वो कौन होगा, ध्यान रखें, बलबन। उसके बाद कौन होगा, बलबन, है ना। इसके बाद एक शासक बनेगा गुलाम मोहम्मद से आके, नसरुद्दीन महमूद। कौन बनेगा, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद से क्या करेगा, बलबन अपनी लड़की की शादी कर देगा। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ऐसा तुम्हें आपको लिखा हुआ मिलेगा बुकों में। तो उसके बाद जो नया शासक बनेगा वो कौन है, बलबन। ध्यान रखें, उसके बारे में पढ़े, उससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो बलबन देखे ध्यान से भाई, बलबन, ठीक है। तो बलबन ध्यान रखना, तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। किसका सदस्य था, तुर्कान ए चहलगामी। ये तो आपको पता ही लग गया होगा, तुर्कान चहलगामी क्या है, यानी 40 दल को समूह था जो, उसका ही क्या था, दुर्गा, ये क्या था, बलबन सदस्य था, ठीक है, ध्यान रखना, उसका क्या था, सदस्य था। गद्दी पर बैठने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले जो काम किया गया बलबन द्वारा, तो ध्यान रखना, तुर्कान चहलगामी को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही क्या किया गया, इसको क्या करा गया, समाप्त करा गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया था, तो गठन करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि तुर्कान चहलगामी का विनाश या उसको समाप्त करने वाले शासक कौन थे, वो कौन थे, तो वो थे बलबन। ध्यान रखें दोस्तों बहुत ध्यान से। अगला है कि इसके द्वारा एक त्योहार चलाया गया, त्योहार, त्योहार का नाम है, ध्यान रखना, नवरोज, यानी कि नया साल, है ना। नवरोज त्योहार चलाया गया और दो प्रथाएं चली गई, तो वो थी सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब किसी भी, जब राजा निकलेंगे तो उसके सामने क्या है, सर झुकाकर क्या करना, उसको प्रणाम करना। पैबोस मतलब क्या है कि पैरों को चूमकर उसको क्या है, सलाम करना। ये दो तरह की प्रथाएं चलाई थी, किसने, बलबन ने, ठीक है, ध्यान रखना इसका। एक त्योहार चलाया था नवरोज, और एक नीति चलाई थी, अपने राज्य की एक नीति चलाई थी, उसका नाम था लौह एवं रक्त नीति, लौह एवं रक्त नीति। इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब है कि खून के बदले खून, ठीक है, ध्यान रखना। लौह एवं रक्त नीति, जैसी करनी वैसे ही, है ना। अगर किसी ने उसकी एक उंगली काट दी तो उसने उसकी भी
एक उंगली काट दो इसकी भी, है ना, ध्यान रखना। किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो इसका भी क्या काटा जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। किसी ने चोरी कर ली 50,000, 10-20,000, तो उसका भी कितना, उसे कितना देना पड़ेगा, 10-20-50,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। यानी कि लोह एवं रक्त नीति, जैसी करनी वैसी भरनी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बलबन क्या है, ध्यान रखें कि तुर्कानी चहलगामी का ही सदस्य था, जिसने इसको क्या कर दिया, सबसे पहले गद्दी बैठते ही समाप्त किया। और एक त्योहार चलाया था जिसका नाम क्या था, नवरोज त्योहार था। और एक क्या, दो क्या चलाई थी, प्रथाएं चलाई थी, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा मतलब सिर झुकाकर नमस्कार करना, पैबोस मतलब पैरों को चूमकर नमस्कार करना। और एक नई नीति चलाई थी जिसका नाम क्या था, लोह एवं रक्त नीति। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम था, लोह एवं रक्त नीति, जो किसके द्वारा चलाई गई थी, बलबन के द्वारा चलाई गई थी। आगे चलते हैं। तो बलबन ने एक, वे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा। अमीर खुसरो को एक उपाधि दी गई थी, ये आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। तो तोता हिंद की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, तो ध्यान रखना, वो उपाधि जो देने वाले थे वो कौन थे। तो उपाधि जो दी थी अमीर खुसरो तोता हिंद की, तो वो दी थी बलबन ने। ध्यान रखना भाई दोस्तों, किसने दी थी, बलबन ने ही क्या दी थी, इनको उपाधि दी थी, किसकी, तोताए हिंद की, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के लिए एक क्वेश्चन और है कि तबले का आविष्कार भी किसने किया था, इन्हें किया था। तबले का आविष्कार, तबले का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, अमीर खुसरो थे। ठीक है, ध्यान रखना, खड़ी बोली के लिए भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो हुए। उपाधि किसने दी थी, तोता हिंद की, तो अमीर खुसरो ने दी थी। ठीक है, इसके बाद नया वंश चलेगा, कौन सा, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक, तो उसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका क्या रहा भाई, संस्थापक रहा। ठीक है, ध्यान रखना, किसका, खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो अगला नया संस्थापक बना, नया उत्तराधिकारी जो हुआ, तो वो कौन था, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली थी, तो अलाउद्दीन जो खिलजी ली थी सिकंदर ए सानी की। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी क्या ली थी, उपाधि ली थी। और गुजरात अभियान के समय, ध्यान रखना, जब गुजरात अभियान हो रहा था तो उस समय वहां पे क्या है, पहले क्या था, गुलामों की क्या है, नीलामी होती थी। ठीक है दोस्तों, अब तो ये खत्म होगी, दास प्रथा खत्म होगी। लेकिन पुराने टाइम में क्या थी, दास प्रथा थी। लोगों को क्या है, पकड़कर गुलाम से जो ले जाया जाता था और उन्हें क्या है, बिक्री कर दी जाती थी। तो ऐसे ही कुछ हुआ था गुजरात अभियान के तहत। क्या हुआ, जब वापस आ रहे थे तो उस समय उसके सेनापति, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने क्या करा था, एक व्यक्ति को खरीदा था जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। मलिक काफूर। ठीक है, ध्यान रखना, मलिक काफूर। ठीक है, ध्यान रखना, मलिक काफूर क्या था, एक किन्नर था, बहुत ज्यादा सुंदर था, सुंदर था, और ध्यान रखना अच्छा लड़ाकू भी था। तो इसको किसने खरीद लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने खरीद लिया था। कितने रकम में खरीदा था, तो इसको 1,000 दिनार में खरीदा था। कितनी में, 1,000 दिनार में खरीदा था इसको। बोलियां तो बहुत लग रही थी, लेकिन 1,000 में खरीदने वाला यही था। उस टाइम 100, 200, 300 में क्या है, बहुत अच्छे से गुलाम बिक जाते थे। लेकिन इसको कितना लिया गया था, 100, 200, 300 दिनार में नहीं, पूरा कितना, 1,000 दिनार में। क्योंकि ये क्या था, सुंदर भी था और क्या था, लड़ाकू भी था। तो पूरा का पूरा 1,000 दिनार में इसको क्या है, खरीदा गया मलिक काफूर को। इसलिए इसका एक नाम पड़ा, उपनाम इसका पड़ गया था एक, ध्यान रखें दोस्तों, वो था 1,000 दिनारी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 1,000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको, मलिक काफूर को। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे वास्तव में क्या था, वो किन्नर था, ध्यान रखें। और अलाउद्दीन का क्या बना, सेनापति बना। ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या गया था कि दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था। जब अलाउद्दीन को
अलाउद्दीन ने किसको, मलिक काफूर को इसका परीक्षा ली तो उसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा, और वहां से इसने उसको क्या है, कोहिनूर हीरा दिया था। किसको, दक्षिण से विजय प्राप्त करके कोहिनूर हीरा दिया था किसने, मलिक काफूर ने, या फिर 1000 दिनार ने किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। उसको क्या दिया था, एक कोहिनूर हीरा दिया था, जिससे वो क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसकी ओर जो है आकर्षित हुए। ये भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए इसने क्या रख दिया था, शादी का प्रस्ताव भी रख दिया था, है ना। उसी के बाद क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मना किया। तो उसके बाद आपने मेवाड़ का एक किस्सा सुना होगा पद्मावती का, है ना, ध्यान रखना। तो पद्मावत का ये वही किस्सा है, रानी रतन सिंह की पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, है ना। उसको देखने के लिए मेवाड़ गए थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी किस्सा उसी टाइम का है। तो ध्यान रखें कि मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहीं पे देखते हैं मेवाड़ के शासक में, यहीं पे बात कर लेता हूँ। मेवाड़ के शासक रतन सिंह, राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, पद्मावती। ठीक है, ध्यान रखना, पद्मावती था जिसका नाम। ऐसा बताया जाता है कि यदि 7 पर्दे भी लगा दिए जाए तो उसके पार भी उसका क्या है, चेहरा देखने के चांस रहते थे। बताओ कैसी बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 पर्दे अगर लगाए हुए हो तो उसके दूसरी ओर अगर पद्मावती खड़ी हो तो उसका सौंदर्य दिख जाता था, यानी कि ये पता लग जाता कि कोई उस पार है। तो ऐसी चर्चाएं सुनी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी चीज से प्रभावित होकर वो कहाँ, राणा रतन सिंह के वहां पर क्या है, अपनी सेना को लेकर बाहर बैठ गए थे। और उसके बीच में क्या हुआ, संधि हुई। संधि में ये हुआ कि उसमें क्या है, पद्मावत को क्या है, देखने की बात हुई पद्मावती को। और पद्मावती देखने के बाद उसने उसको हासिल करने की कोशिश की, जिसमें क्या है कि उसमें पूरे मेवाड़ पर उसके क्या किया गया, आक्रमण। और पद्मावती ने क्या कर ली थी, अपनी क्या है, आत्महत्या कर ली थी। तो पद्मावती ने क्या कर ली थी, अपनी आत्महत्या, पद्मावती ने क्या की थी, आत्महत्या। उस समय इस आत्महत्या को क्या कहा जाता था, तो इस आत्महत्या को बोला जाता, ध्यान रखना भाई दोस्तों, जौहर विधि। जौहर विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। 2 तरह की विधि उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, एक तो जौहर विधि, एक संलेखना विधि। संलेखना विधि आपने पढ़ी है बौद्ध धर्म में, ठीक है, ध्यान रखना, किसमें पढ़ी थी, बौद्ध धर्म में पढ़ी थी, है ना। तो संलेखना विधि थी, जैन धर्म में भी है। ये सब चीजें क्या है, संलेखना विधि मतलब भूखे प्यासे रहकर। एक जौहर विधि थी कि क्या था कि महल के बीचों बीच एक कुआं बनाया जाता था खल्ली, और उसमें क्या है, लकड़ियाँ होती थी। उसमें क्या है, मिट्टी का तेल जैसी कुछ चीज ऐसी होगी उस टाइम पे, जिसको डाल के क्या है, आग जला दी जाती थी और औरतें उसमें कूदना शुरू हो जाती थी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सब ऐसा करती थी। तो ऐसा ही पद्मावती ने किया था। जिस समय अलाउद्दीन अंदर आ गया था किले के, तो उस समय उसने कौन सी विधि द्वारा, जौहर विधि द्वारा क्या कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, या आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ध्यान रखना, बलबन ने, सॉरी इसने, पद्मावती ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अन्य शासक भी आए, लेकिन कोई खास शासक नहीं रहा। उसके बाद जो शासक रहा वो कौन था, तो वो कौन था, एक सीरी का किला भी इसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी की जो स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की यदि मैं बात करूं, तो एक स्थापत्य कला में पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, सीरी का किला। सीरी का किला किसने बनवाया था, तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 स्तंभ महल भी इसने बनवाया था। इतिहास के पन्ने सब अलग अलग है भाई, सबकी बातें अलग है। जो भी शासक रहा सब अच्छे रहे, सब योद्धा रहे, पूरा काम तो किसी ने कभी करवाया नहीं, किसी भी लेखक ने उनके समय में लिखा ही नहीं। अगला वंश है दोस्तों, यदि मैं अगले वंश की बात करूं तो वो कौन सा होगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक, तो उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा, यह सबसे अच्छा जो कार्य था वो क्या था, तो वो था, ध्यान रखना, कृषि के लिए, कृषि के लिए
नहरों का निर्माण। नहरों का जो निर्माण कराया था भारत में वो किसने कराया था? तो वो कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें बहुत अच्छे से। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कराया था? नहरों का निर्माण कराया था भारत में। कृषि के लिए लगाई गई थी, कृषि के लिए बनाई गई थी ये सब नहरें। उसके बाद इनका जो राज्य विस्तार जो नीति थी, राज्य विस्तार नीति कैसी थी? तो वो थी वैवाहिक संबंध बनाकर। अधिकतर इनकी रानियां या इनकी जो पत्नी रही वो सब कौन रही? जिनके या तो कोई अगला उत्तराधिकारी ना हो, या जिस राजा के क्या हो केवल अकेली पुत्री हो, तो वहाँ पे क्या है विवाह का प्रस्ताव रखते थे। तो वैवाहिक संबंध बनाकर इन्होंने क्या करा था? अपने राज्य का विस्तार करा था। किसने? तुगलक वंश के जो संस्थापक हुए कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है कि नहरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो वो किसने कहता है? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद नया शासक जो होगा अगला वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक। बताने के लिए तो इतिहास में बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन हमें पहले पेपर के हिसाब से पढ़ना होता है। जब आप जॉब करोगे तो तुम आराम से बुकें खरीदना, उन्हें आराम से पढ़ना है ना, सबकी बायोग्राफी अच्छे से पढ़ना, तो और भी अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। उस टाइम तो आप बोर भी नहीं हो पाओगे। लेकिन यहाँ तो फिलहाल केवल क्या करना है, जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हीं पॉइंटों की बात सबसे ज़्यादा करनी है। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद अपना सबकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बहुत से उपनाम हुए, ध्यान रखना। इसके यदि मैं उपनाम की बात करूं तो ध्यान रखना, पागल बादशाह इसको ही बोला गया। पागल बादशाह, रक्त पिपासु, वेपनशील, वेपनशील। ठीक है। मुद्राओं का राजकुमार। ये सब उपाधि मिली है, लोग इन्हें किसी ना किसी काम के कारण इसे कहा गया है। देखो पागल बादशाह क्या है कि इसके क्या है, पढ़ा लिखा होने के कारण, ध्यान रखो, मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, सबसे ज्यादा शिक्षित है। सबसे ज्यादा शिक्षित कब? दिल्ली सल्तनत का। ध्यान रखना, कौन सी सल्तनत का? दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा अगर शिक्षित है कोई तो वो कौन है? ध्यान रखें दोस्तों, कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे ज्यादा शिक्षित है। इसके कुछ उपनाम हैं, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, स्वप्नशील और मुद्राओं का राजकुमार। पागल बादशाह इसलिए कहा गया ऐसे कि इसने क्या करा था, राजधानी परिवर्तन करा था। मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि पागल बादशाह क्यों होगा। तो इसने क्या करा था, राजधानी का क्या करा था, परिवर्तन किया था। राजधानी पहले कहाँ थी? तो दिल्ली। वो दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो वो ले गया था भाई दौलताबाद। और दौलताबाद ऐसी जगह थी उस समय की कि जहाँ पर खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आने जाने की दिक्कत थी, तो लोगों का जाना आना बहुत ज़्यादा क्या है, परेशानी से जूझना, ये सब भी क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर से क्या करा इसने, वापसी में दौलताबाद से फिर से वापस कहाँ ले आया? दिल्ली। फिर वापस कर दी कहाँ की ओर? दिल्ली की ओर। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, पागल है ना, इसको पागल बादशाह कहा गया कि पहले क्या थी, दिल्ली थी, दिल्ली से कहाँ ले गए? दौलताबाद। दौलताबाद से जब परेशानी शुरू हुई वहाँ पे वैसे अकाल जैसी कंडीशन, तो वहाँ से फिर वापस कहाँ की? दिल्ली। फिर इसमें लिख रहा होगा रक्त पिपासु, है ना। रक्त पिपासु क्यों कहा गया इसे? तो रक्त पिपासु कहने का मतलब ये है कि सेना को इसने क्या करा था, नगद वेतन देना शुरू करा और उसको पहले से पहले ही दे दिया, है ना। ध्यान रखना, एक पॉइंट और बताया था मैंने इसको, स्वपनशील। स्वपनशील कहने का मतलब क्या है इसका? तो ये था कि यदि सपने में कुछ दिखाई दे गया तो उसी के द्वारा क्या है, काम कर लिया। जैसे कि मैं कहूँ कि सेना क्या है, इस ओर लगी हुई है और सपने में लगा कि इस ओर से कोई आ सकता है, तो इस ओर सेना को लगा दी, इस ओर से कभी सेना को इधर लगा दी। तो सेना ने ही इसे क्या कहा था, रक्त पिपासु कहा था। ध्यान रखना इसका, एक चीज मैंने अभी बताई थी आपको, ये नाम देख लेना, रक्त पिपासु। तो ये किसने कहा था इसको? सेना ने ही कहा था। ध्यान रखना, रक्त पिपासु इसको किसने कहा था? सेना ने। क्योंकि सेना का खून चूस लिया, सेना ने कहा कि खून चूस लिया, कभी इधर तो कभी इधर। अगला जो पॉइंट है इसका क्या है, देखो ध्यान से, वो क्या है? फिर है मुद्राओं का राजकुमार। तो मुद्राओं का राजकुमार कहने का मतलब क्या है कि इसने क्या करा,
मुद्राओं का क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। मुद्राओं में क्या किया गया भाई, परिवर्तन। तो उसमें क्या करे गए, तांबा प्लस कांसा प्लस के बोल सकता हूँ चमड़ा। तो ये सब क्या है उसने, ये सारी की सारी क्या चला दी, मुद्राएं चला दी। किसके बदले में, चांदी के बदले में। चांदी की मुद्रा के बदले क्या कर दिया गया, तांबे की मुद्रा दी गई, कांसे की दी गई, और कुछ टाइम बाद क्या है, चमड़े की मुद्रा दी गई। ऐसा हुआ कि इसने, इसके दिमाग में आया कि चांदी का हम बिना वजह क्या है वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, दिनारों में, मुद्राओं में लगाकर। तो क्यों ना हम क्या करें कि तांबे की मुद्रा बनावे, कांसे की मुद्रा बनावे। तो जैसे ही तांबे और कांसे की मुद्राएं इन्होंने जारी की, तो ऐसी मुद्राएं जो अंदर थी, प्रजा थी, तो प्रजा में क्या है, नकली मुद्राएं बहुत सारी तैयार होगी, और उसका चलन सबसे ज्यादा हो गया। असली का कम, नकली का ज्यादा चलन हो गया। तो फिर से राज्य में दिक्कत आई कि बार बार क्या है पकड़ी जानी। जैसे आज के टाइम में नोट है, जाली नोट छप जाते हैं, तो वो क्या है कभी ना कभी क्या है पकड़े जाएंगे। तो ऐसी क्या है राज दरबार में क्या है नकली इकट्ठे होने शुरू हो गए कि ये चल नहीं रही, ये आप लो जी। तो ऐसे होते होते फिर से क्या करा इसने, पहले क्या करा, तांबे और जो कांसे की थी उसका क्या करा गया, फिर से बदली गई। बदल के फिर कौन सी दी गई, चांदी की। फिर कुछ टाइम बाद क्या है, चमड़े की भी चलाई थी, तो चमड़े की भी बदल के फिर क्या दी गई, तांबे की, सॉरी चांदी की दी गई। तो ऐसा करते करते क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों में कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्य में के बीचों बीच एक कुआं था, या है ना, तो उसमें बहुत सारी क्या है मुद्रा इकट्ठी की हुई थी, चांदी और सोने से भरा हुआ था वो, कि भविष्य में कोई राजा बनेगा तो उसको क्या होगा, परेशानी ना होवे। लेकिन इनके परिवर्तन के कारण क्या है वो भी खाली हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इल्तुतमिश का ध्यान रखे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का ध्यान रखें कि इसको इसके नाम के कारण ही, देखो इसके नाम ही इसका क्या है, इसके बारे में बताते हैं कि पागल बादशाह तुम्हें पता ही है किस लिए कहा गया था, तो राजधानी परिवर्तन के कारण। राजधानी परिवर्तन के कारण इसको क्या बोल दिया गया था, पागल बादशाह बोल दिया गया था। रक्त पिपासु किसने कहा था, सेना ने। स्वप्नशील मतलब सपनों के द्वारा चलने वाला, सपनों के द्वारा चलने वाला। और मुद्राओं का राजकुमार, यानी कि मुद्राओं का परिवर्तन, है ना, मुद्राओं का परिवर्तन, मुद्राओं का परिवर्तन किया, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, मुद्राओं का राजकुमार बोल दिया गया। तीन तीन तरह की मुद्राएं चला दी, है ना, उसमें क्या क्या, तांबे की चला दी, कांसे की चला दी, चमड़े की चला दी। तो इनके कारण ही इसको क्या कहा गया था, मुद्राओं का राजकुमार कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित व्यक्ति अगर कोई था, कोई शासक था, तो कौन था वो, तो वो कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, है ना, मुद्राओं का राजकुमार, ये सब किसको कहा गया, तो किसको कहा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया दोस्तों। इसको बहुत ध्यान समझेंगे।